अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। जमहूरियत उस निज़ाम को कहते हैं जिसमें महकूम अपने हुक्मरानों को और वोटर अपने नुमाइंदों को कंट्रोल कर सकें। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं बल्कि मजबूरियत है। जिस मुल्क में गुर्बत इंतहा दर्जे की हो, ना खानदगी की शरह यानी जहालत इंतहा दर्जे की हो और समाजी अदम तहफ़्फ़ुज़ इंतहा दर्जे का हो, उस मुल्क में अवाम जमहूरी नहीं होते और उनका फैसला कभी जमहूरी फैसला नहीं होता। पाकिस्तान में जमहूरियत कैसी है और किस तरह राइज है, इसका अंदाजा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी यानी पिल्डैट की जमहूरियत के हवाले से रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 40 बरसों में इस्टेब्लिशमेंट ने सियासतदानों से मिलकर जो चालें चली वो और जमहूरी निज़ाम के साथ जो खेल खेला गया वो खुलकर बेनकाब हुआ। इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ने पार्लियामान, सियासी जमातों, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम इदारों को मफलूज किए रखा। लिहाजा खराबी के खात्मे के लिए गैर आईनी कार्रवाइयों के खिलाफ संजीदा इकदाम करना होंगे। पिल्डैट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आईनी खुद मुख्तारी का इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन का सख्त इल्जामात का मुकाबला करना जमहूरियत के लिए उम्मीद की किरण है। पिल्डैट ने लिखा कि नवंबर 2022 में आर्मी चीफ ने सुमुखदोश होते वक्त कहा कि अब फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। फौजी कमान की तब्दीली के बाद इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में मुलव्विस होने का सबूत नहीं मिला। इस अदम मुदाखलत के फवायद शायद फौरी हासिल ना हों, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट सियासत से अलग रहने के अज़म पर कायम रहे तो जमहूरियत में बेहतरी की उम्मीद है। पिल्डैट की रिपोर्ट में कहना है कि इमरान खान के दौर में मुल्क में गैर एलानिया आमरीत थी। इस आमरीत की वजह खुद इमरान थे या उन्हें हासिल इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत, ये कहना मुश्किल है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने बतौर वजीर आजम अपने तर्ज़ी हुकूमत का जिम्मेदार फौज को नहीं कहा, लेकिन इक़्तिदार जाने के बाद माना कि उन्हें फौजी हिमायत हासिल थी। बजट मंजूर कराने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए उन्होंने फौज से हिमायत मांगी थी। इमरान खान की हुकूमत तब खत्म हुई जब फौजी हिमायत हटा ली गई। एक तरफ पिल्डैट की रिपोर्ट है जो चीख चीख कर यह बता रही है कि जमहूरियत का जितना नुकसान पीटीआई दौर में हुआ किसी भी दौरे हुकूमत में नहीं हुआ। वन पे ने 3 बरसों में जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया वो नाकाबिल तलाफी था और जब वो सपोर्ट हट गई तो इमरान खान की हुकूमत रेत की दीवार साबित हुई जो पल में गिर गई। दूसरी तरफ इमरान खान है जो बार बार हर इंटरव्यू में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी हुकूमत को गिराने में इस्टेब्लिशमेंट, बिलखुसूस जनरल रिटायर्ड बाजवा ने किरदार अदा किया। उन्होंने कल भी निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये बातें दोहराई कि एक जनरल बाजवा एक्सटेंशन से पहले थे और एक बाद में थे। एक बात जनरल बाजवा कहते थे और एक ग्राउंड पर हो रही होती। मुझे उनकी तरफ से बाकायदा मैसेज मौसूल हुआ एक्सटेंशन के लिए, लेकिन अब जब मैं माजी में देखता हूं तो एहसास होता है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना सबसे बड़ी गलती थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने इंटरव्यू में यह बताया कि उन्हें बाकायदा एक्सटेंशन के लिए मैसेज मौसूल हुआ, जिसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन दी, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि ये वही इमरान खान थे जो एक्सटेंशन के हक में नहीं थे। इक़्तिदार में आने से कबल ये कहा करते थे कि कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं देना, इसलिए कि मजबूत इदारा चाहता हूं, मैं यकीन रखता हूं कि मुल्क को इंडिविजुअल्स नहीं बल्कि इदारे चलाते हैं। लेकिन बाखबर ज़राए कुछ सीनियर सहाफ़ी जिनकी जनरल बाजवा से तवील नशस्तें हो चुकी हैं वो अलग ही कहानी बताते हैं। कुछ रोज़ कबल सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में जनरल बाजवा से मुलाकात 2019 में दी जाने वाली एक्सटेंशन और अदम एतमाद के बाद कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन के हवाले से की जाने वाली ऑफर से मुताल्लिक तफसील से बताया है। वो अपने कॉलम में लिखते हैं कि जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई और इमरान खान अपने इत्तेहादियों को बनाने में नाकाम हो गए तो पीटीआई की तरफ से आर्मी चीफ की सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्हें 3 बार एक्सटेंशन की ऑफर की गई। मार्च 2022 के महीने में 2 बार ऑफर की गई। पहली पेशकश असद उमर आर्मी चीफ के पास लेकर आए थे। उनका कहना था कि आप नए कानून के मुताबिक 65 साल की उम्र तक आर्मी चीफ रह सकते हैं, हम नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, आप आर्मी चीफ रहें और हमें हुकूमत में रहने दें। जनरल बाजवा ने यह पेशकश टाल दी। इसके चंद दिन बाद परवेज खटक DGISI के दफ्तर गए। डीजी के सामने बैठकर महफूज फोन के जरिए जनरल बाजवा से बात की और उन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत यानी ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर दी। यह ऑफर अदम एतमाद से चंद दिन पहले की गई थी, जिसके बाद जनरल बाजवा ने अदम एतमाद से पहले ऑपोजिशन को तहरीक वापस लेने का मशवरा भी परवेज खटक की दरखास्त पर दिया था। जावेद चौधरी आगे चलकर हुकूमत तब्दील होने के बाद ऐवान सदर में होने वाली मुलाकातों के बारे में लिखते हैं कि हुकूमत तब्दील हो गई और इमरान खान ने जनरल बाजवा को गद्दार, मीर जाफर और मीर सादिक में करार दे दिया, लेकिन फिर इमरान खान ने उसी मीर जाफर और मीर सादिक से ऐवान सदर में 2 मुलाकातें की। ये दोनों मुलाकातें इमरान खान की ख्वाहिश और इसरार पर हुई थी। सदर आरिफ अलवी इमरान खान का पैगाम लेकर जनरल बाजवा के पास आए थे और उनका इसरार था आप एक बार खान से जरूर मिल लें, जिसके बाद ये डिमांड हुई कि ये मुलाकात ऐवान सदर के रिहायशी जोन में हो। दोनों मुलाकातों में इमरान खान के साथ शिबली फराज मौजूद थे। ताहम ये दोनों मुलाकातें कमरे में दाखिल नहीं हुए, मुलाकात के दौरान मौजूद नहीं थे। इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई और ये दोनों 45 मिनट की मुलाकातें थी, जिसमें इमरान खान ने PDM हुकूमत को गिराने की फरमाइश की, जिसमें जनरल बाजवा ने हुकूमत गिराने में किरदार अदा करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं ये गैर आईनी काम कैसे कर सकता हूँ। और इसी मुलाकात के बाद इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ी कामरान खान जनरल बाजवा को मशवरा दिया कि कमर जावेद बाजवा इलेक्शन तक एक्सटेंशन ले लें। उसी जनरल बाजवा को फिर एक्सटेंशन देने के लिए प्रोविजन निकालने की बात इमरान खान कर रहा है।
जावेद चौधरी फिर बताते हैं कि पहली बार था जब इमरान खान ने सरेआम जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर की थी, इसके बावजूद कि वो पहले ही इस ऑफर से इनकार कर चुके थे, जिसके बाद मिलती जुलती ऑफर सदर आरिफ अलवी भी जनरल बाजवा को कर चुके थे और ये एक्सटेंशन की तीसरी ऑफर थी जिसको रिजेक्ट कर दिया गया और इसके बाद इमरान खान की तरफ से अपना आर्मी चीफ लाने की बातें शुरू हो गई। इन्हीं मुलाकातों और ऑफर्स के बारे में DGISI भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं। आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में गैर मुअय्यना मुद्दत तक की तौसीक की पेशकश की थी। ये पेशकश मेरे सामने हुई थी। जनरल अदीब अंजुम ने इसके बाद इमरान खान के ईवान सदर में जनरल बाजवा से मुलाकातों का रेफरेंस भी दिया और कहा, आप अगर ये समझते हैं कि आपका सिपहसालार मीर जाफर और मीर सादिक है तो फिर आप उससे रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे क्यों मिलते थे। मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तौसीक की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया। अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तौसीक क्यों दे रहे हैं कि आपकी नजर में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते। जिस दिन वो हटे उस दिन गवर्नमेंट धड़ाम से गिर गई। कल जावेद चौधरी ने कॉलम के अलावा भी एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए इस हकीकत से पर्दा उठाया कि जब फौज और बिलखुसूस जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया गया तो इस पर मुकम्मल कारबंद रहे। पिलडैट की रिपोर्ट में इस बात को भी बताया गया है कि एस्टैब्लिशमेंट अब तक अपनी बात पर कायम है और सियासत में किसी भी तौर मुदाखलत नहीं कर रही। ये इमरान खान ही थे जो 2014 में स्टेज पर खड़े होकर नवाज शरीफ को पैगाम दिया करते थे कि जल्द अंपायर की उंगली उठ जाएगी और आप पवेलियन लौट जाएंगे। ये उन्हें अलविदा करने के पैगाम भेजा करते थे, लेकिन अब कौम को बता रहे हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट की नर्सरी में पैदा नहीं हुए बल्कि अपने पांव पर खड़े होकर वजीर आजम बने थे। हजारों सबूतों के बावजूद इमरान खान मुसलसल जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए हैं और इस पे वो हर हद पार करते दिखाई देते हैं। कल इमरान खान ने जनरल बाजवा पर यह इल्जाम भी लगाया कि हुसैन हक्कानी के जरिए हुकूमत को गिराने के लिए अमेरिका में लॉबिंग की गई और हुसैन हक्कानी को हायर करने वाले जनरल बाजवा थे जिसने मेरे खिलाफ और जनरल बाजवा के हक में लॉबिंग की। जनरल रिटायर्ड बाजवा का सेटअप अब भी एस्टैब्लिशमेंट में सरगर्म है। इमरान खान के इस इल्जाम के बाद अब यह खबर भी सामने आई है कि हुसैन हक्कानी इमरान खान के खिलाफ हद की इज्जत का दावा दायर करने का इरादा रखते हैं। हुसैन हक्कानी ने अपने ऊपर लगाए जाने वाले इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि जिन लोगों की बात की जा रही है मैं उनके साथ महज पाकिस्तान की सियासत और मईशत पर कुछ तहकीकी काम करता था। उन्होंने कहा कि तमाम पॉपुलिस्ट रहनुमाओं की तरह इमरान खान साजिशी नजरियात को परवान चढ़ाते हैं। काश वो ये बात समझ लें कि मुझे उनकी तशहीर या तस्लील में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सारा मामला महज एक साजिशी थ्योरी है। ये मेरे PTI की लॉबिंग या पाकिस्तानी फौज के साथ काम करने का कोई सबूत नहीं है। हुसैन हक्कानी ने भी इमरान खान को एक पॉपुलिस्ट लीडर करार दिया है और सच्चाई इसके करीब तरीन है कि इमरान खान हकीकत में एक पॉपुलिस्ट ही है, क्योंकि इमरान खान पर हमले और उसके बाद PTI और इमरान खान की तरफ से बनाई जाने वाली बातें और दावे भी एक प्रोपेगेंडा ही महसूस होते हैं, क्योंकि जो कुछ तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया जा रहा है वो सब बातें पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट जो है वो सामने आने के बाद झूठ महसूस हो रही है। निजी न्यूज़ TV के प्रोग्राम में ये रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई है जिसमें बताया गया है कि कातिलाना हमले में इमरान खान को 4 लगी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुलजिम नवीद की 30 बोर की पिस्तौल से 12 गोलियां फायर हुई। 2 गोलियां कंटेनर की तरफ से SMG राइफल से फायर हुई। 1 गोली मुबैना तौर पर मौजम और बाकी दूसरे अफराद को लगी और टोटल 14 गोलियां फायर हुई। यह सवाल यह है कि इमरान खान अपने ऊपर होने वाले हमले की शफाफ तहकीकात की बजाय प्रोपेगेंडा करने में क्यों मसरूफ हैं? क्या ये सिर्फ सियासत चमकाने के लिए है? पिलडैट की रिपोर्ट के बाद सवाल तो ये भी है कि आप अपने दौर में खुद मुख्तार वजीर आजम होने का राग अलापते रहे हैं, तो आप अपने दौर में जमहूरियत की शक्ल असल शक्ल क्यों नाफिज नहीं कर सके? फिर डिक्टेटरशिप क्यों राइज रही? इसका जिम्मेदार कौन है? तमाम शवाहिद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जनरल बाजवा का आपकी हुकूमत के खात्मे में कोई किरदार नहीं था। तो ये सारी तनकीद किसके लिए है? क्या इस तनकीद की वजह सिर्फ यही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने आपकी हुकूमत बचाने में मदद नहीं, गिर जाने के बाद PDM हुकूमत को ख़त्म करने से भी इनकार कर दिया? इसी बारे में बात करेंगे इस वक्त सरबराह पिलडैट सीनियर तज्जियाकार कॉलम नवीस अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहमद बिलाल साहब, हमने प्रोग्राम में इब्तदा में पिलडैट की उस रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें आपने 2022 में जो डिप्रेसिव स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री बताई है, आपने बताया कि इंतहाई मखदूश हालात थे जमहूरियत के 2022 के अंदर। वो क्या वजह है और क्या मुहर्रकात है जिसने पिलडैट को ये लिखने पर मजबूर किया कि 2022 में मुल्क में गैर एलानिया आमरीत का राज था? देखिए, ये तो अब तकरीबन बातें खुल चुकी हैं कि उस ज़माने में जो मीडिया के साथ हो रहा था, जो मुखालिफ सियासतदानों के साथ हो रहा था अकाउंटेबिलिटी के नाम पे, तो वो बाद में तो खुल के सामने आ गया कि वो किसी रैशनल के बुनियाद पे नहीं था, बल्कि वो एक सेम पेज पॉलिटिक्स की बुनियाद पे था। तो ये
एतराफ़ भी हुआ बाद में कि वो सियासी मामलात में मदाखलत होती रही, और ये भी एतराफ़ हुआ कि असम्बली के अंदर जो कानून साजी थी वो भी एजेंसियों को बुला के मेंबरों को खींच के लाया जाता था, उनको फिर वोट देने के लिए कहा जाता था। तो ये सारे मामले ऐसे थे जिनसे जमहूरियत की जो रही सही कलई थी वो भी उतर गई, और हमें यह नज़र आ गया कि ये बेसिकली जिसको हम जमहूरियत कहते या समझते रहे हैं वो बेसिकली तो ताकतवर हलकों की अपनी मर्जी चलाने की एक कोशिश थी, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर एक मुलम्मा चढ़ाया हुआ था, और वो मुलम्मा भी 2022 में चूँकि पूरी तरह से उतर गया और उसकी जो कालक थी वो नज़र आ गई, तो इसलिए हमने इसको मायूस कुन करार दिया कि ये जमहूरियत के लिए जो जमहूरियत के बारे में एक हुस्न ज़न था वो ख़त्म हो गया। देखिए, गुज़श्ता 70 बरसों में इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार या मुदाखलत रही है। साल 2022 में ये मुलम्माकारी कैसे अया हो गई, ये कैसे जो मुलम्मा था वो खुलकर सामने आ गया? यानी 70 बरसों में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत, खुद इस्टेब्लिशमेंट ये मानने पर मजबूर हो गई कि हमारा रोल रहा है, अब हम अपने आप को ए पॉलिटिकल करने जा रहे हैं। लेकिन 2022 में आपके नज़दीक ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये एक्सपोज हो गया? 2022 में ही तो ये एतराफ़ हुआ। मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक तो एतराफ़ हुआ आउट गोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से 2022 में, जिस वक्त वो अलविदाई खिताब कर रहे थे तो उसमें उन्होंने एतराफ़ किया इस बात का। ये वो इल्ज़ाम है जो उनके ऊपर लगता तो रहा, हम भी लगाते रहे, मीडिया के अंदर भी दबे दबे अल्फाज में ये बात कही जाती रही, लेकिन आज तक किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस अंदाज में इसका एतराफ़ नहीं किया था जो उन्होंने एतराफ़ किया अपने खिताब में। और फिर सिर्फ उन्होंने ये एतराफ़ नहीं किया, हमारे साबिक वज़ीर आज़म ने भी बड़े खुले दिल से एतराफ़ात किए और अभी भी करते चले जा रहे हैं कि वो तो कुछ भी नहीं थे, कोई भी चीज़ उनके हाथ में नहीं थी, नैब भी उनके पास नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी भी वो नहीं कर सकते थे, कानून साजी भी वो नहीं कर सकते थे, उनके तो हाथ बंधे हुए थे। लेकिन ये उन्होंने उस वक्त ये सब कुछ होने दिया, उस वक्त ये बात तारीफ़ करते रहे, लेकिन उन्होंने बाद में एतराफ़ किया। तो ये जो एतराफ़ात हैं ये गैर मामूली हैं। होता तो वही रहा है जो आपने कहा है 70 साल से, लेकिन एतराफ़ात 70 साल में नहीं हुए। ये एतराफ़ 2022 के ही हिस्से में ये डूबियस ऑनर आना था कि ये एतराफ़ इस साल में हुआ। बिलाल साहब, हम सेम पेज, हाइब्रिड रिजीम, मिसाली ताल्लुकात जैसी कॉनोटेशन सुनते रहे। ज़्यादा कसूरवार कौन रहा? इस्टेब्लिशमेंट, यानी 70 बरसों में तो पॉलिटिकल रोल प्ले करते रहे, इंटरवेंशन होती रही, लेकिन इसमें ज़्यादा कसूर किसका दिखाई देता है आपको, इस्टेब्लिशमेंट का या फिर उस वक्त की हुकूमत का? मैं बगैर बहुत ज़्यादा सोचे हुए आपको कहूँगा कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कसूर ज़्यादा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर अंसर है स्टेट का। जिसके पास ताकत ज़्यादा होती है उसकी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा होती है, और उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो आइन के अंदर रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते। और अब अगर आवाम के अंदर, बिल्कुल सही कहा साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, कि अगर आवाम के अंदर अब उनकी इज़्ज़त नहीं रही और उसके बारे में इस तरह की बातें शकूक व शुबहात की जाती हैं, तो उसकी वजह यही थी कि वह 70 साल से काम कर रहे थे, तो उसकी ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट पे ज़्यादा आयद होती है। ऑफ कोर्स पॉलिटिशियन भी इसके ज़िम्मेदार हैं, वो क्यों मानते थे, वो क्यों उनका साथ देते थे, वो क्यों बाज़ औक़ात तो खुद जाते थे, उनसे मिन्नतें तरले करते थे कि हमें आप अपने पेट्रोनेज में लें तो हम ज़्यादा बेहतर इंतखाब साबित होंगे। लेकिन बहरहाल वो फिर भी एक चूँकि वीकर पार्टी थे, उतनी ताकतवर पार्टी नहीं थे, फैसला करने का इख्तियार तो ताकतवर लोगों के पास था। नहीं, बावजूद इसके अहमद बिलाल साहब, हमने इमरान खान साहब को ये भी कहते हुए सुना, बतौर वज़ीर आज़म वो ये कहते थे कि मैं बैसाखियों पर नहीं आया, मैं किसी सहारे या इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर बैठ के नहीं आया, बल्कि मैं वो वाहिद वज़ीर आज़म हूँ जो अपने बलबूते पर या अवाम की ताकत से आया है। और फिर ये भी कहते थे कि अगर मुझसे कोई मेरा इस्तीफ़ा मांगेगा या मुझे स्टेप डाउन करने को कहेगा तो उससे पहले मैं उससे उसका रेजिग्नेशन मांग लूँगा। और फिर ये बताने की कोशिश की जाती थी कि जितने ताकतवर वज़ीर आज़म मुल्क की सियासी तारीख में वो हैं, शायद इससे पहले कोई इतना ताकतवर वज़ीर आज़म नहीं आया है। तो ये इसको क्या समझा जाए, इन स्टेटमेंट्स को? क्या ये अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ था? क्या अवाम के साथ सच नहीं बोला जा रहा था? ये एक डेविएशन थी, इसको क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा जो आप कह रहे हैं कि ये अवाम को
की आंखों में धूल झोंकी जा रही थी, ये बताने के लिए कि मैं कितना ताकतवर हूँ और कितना बाइख्तियार हूँ, और लोगों के साथ अपनी साख को बरकरार रखने के लिए। ये कई और लोग भी कहते रहे हैं माजी में, अपनी कुर्सी को बहुत मजबूत कहते रहे हैं, अपने आप को बहुत ताकतवर बयान करते रहे हैं कि मैं ना डिक्टेशन लूँगा, ना मैं इस्तीफ़ा दूंगा। ये माजी में भी कहते रहे हैं। वो भी, उनकी भी कोशिश ये थी कि अपने आप को ये साबित करें अवाम के सामने कि वो कितने बाइख्तियार हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब उन्होंने भी ये बातें कही थी तो वो भी इख्तियार नहीं रखते थे, और इमरान खान साहब भी इख्तियार नहीं रखते थे। ये अब बातें इतनी खुल के सामने आ चुकी हैं कि अब बहुत थोड़ा तबका ऐसा है जो इन बातों में आएगा और जो बेवकूफ़ बनेगा, वरना ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है। अब तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम माजी की इन बातों से निकल के आगे की तरफ बढ़ें और को हालात को बेहतर करने की सही करें, बजाय इसके कि हम माजी की जो गलतियां हैं उनकी जस्टिफिकेशन को तलाश करने की कोशिश करें। हमने ये देखा कि जिस वक्त ये कांधा छिना या वो बैसाखियां छिन गई तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट धड़ाम से नीचे गिर गई। अब अगर ये कहा जाए कि इमरान खान साहब हेडलेस हैं या टुथलेस हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि हम ये भी देखते हैं ना कि उन्हीं के लोग इस्टेब्लिशमेंट की तरफ फिर निगाहें जमाए हुए हैं कि कब इस्टेब्लिशमेंट आए और वो इलेक्शंस करा दे या वो इंटरवीन करे या वो कोई मदद को आन पहुंचे। तो अब आप इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को इन फ्यूचर, मतलब इन फ्यू डेज टू कम कैसे देखते हैं कि विदाउट, जब इस्टेब्लिशमेंट ये कह चुकी है वो ये पॉलिटिकल है, उनका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होगा, तो फिर इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स कहाँ होगी? देखिए, वो चूंकि खुद इस्टेब्लिशमेंट के साथ शरीक कार रहे हैं, तो उनको ये बड़ी मुश्किल से यकीन आएगा कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त वाकई अलूफ हो चुकी है और अलग हो चुकी है और उसका कोई रोल नहीं है, इसलिए वो इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उनको इस बात पे फ़िलहाल जब तक कि कोई ठोस सबूत उनके पास नहीं होता, उनको ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए और इसी मफरूज़े पे आगे बढ़ना चाहिए। उनके पास आवाम की तायीद हासिल है। मैं नहीं कहता कि इस वक्त इलेक्शन हो तो वो लाजमी इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन जीत सकते हैं। उनके पास एक बहुत बड़ी तायीद हासिल है, तो उनको मेरे ख्याल में इसी तायीद को बुनियाद बनाकर अगले इंतखाबात की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिलडाट हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मिनी बजट का नकारा बज रहा है और वफाकी दारुल हुकूमत में मिनी बजट की तैयारियों के हवाले से खबरें ज़ेरे गर्दिश है। इस पर किस हद तक सदाकत है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कौमी सलामती कमेटी इजलास में जहां मुल्की सिक्योरिटी से मुताल्लिक बात हुई, वहीं इकनॉमिक रोड मैप भी पेश किया गया और उसके बाद वफाकी दारुल हुकूमत में खबरें हैं कि हुकूमत मिनी बजट की तैयारी भी कर रही है। अगर मिनी बजट होगा तो उसमें फ्लड लेवी समेत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लेवी आयद करने की बात होगी, यानी एडिशनल टैक्सेस होंगे जिससे कॉमनर पर बोझ बढ़ेगा। क्या ये सब कुछ बहुत नागुज़ीर है? क्या यही मुश्किल हालात से निकलने का वाहिद रास्ता है? इस पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक चेयरमैन FBR माहिर इक़्तिसादी अमूर शबर ज़ैदी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शबर ज़ैदी साहब, सबसे पहले तो इस वक्त खबरें ये हैं कि वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम लेवी समेत फ्लड लेवी इम्पोज करने की बात कर रही है, यानी एडिशनल टैक्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं IMF प्रोग्राम को रिज्यूम करने के लिए। क्या ऐसा वक्त में जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑलरेडी 25% है, कॉमनर के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्या इस तरह के सख्त फैसले नागुज़ीर हो गए? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि जो IMF ने कंडीशन दी है रिगार्डिंग टैक्सेशन, क्योंकि बजट पूरा नहीं हुआ है और हमें IMF की कंडीशन पूरी करनी है, तो मुझे लगता है कि जो टैक्स नहीं लगना चाहिए वो भी लगने जा रहा है। बस ये एक मजबूरी है, मगर IMF के साथ हमें एक बेटर टेबल पे बात करनी चाहिए थी। आपने पहले बात बिगाड़ ली, अब बिगाड़ने के बाद अब जब सही करने जाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो बस मुझे लगता है कि शायद बड़ा मुश्किल कदम करने जा रहे हैं। यानी मुश्किल डिसीजंस होंगे। आपकी बात दुरुस्त है कि FBR का 225 बिलियन का ऑलरेडी शॉर्टफॉल है। IMF मजीद 800 बिलियन के टैक्सेस इंपोज करने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये कि कॉमनर के लिए तो आसान बात नहीं है। मैं अगर आपसे ये जान सकूं कि व्हाई IMF इज लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट फॉर अस? बाकी आप बता दें। IMF के अलावा कोई मुतबादिल नहीं है सर? आप पाकिस्तान की मईशत को अगर जानते हैं, दुनिया को जानते हैं, तो कोई है तो बताए ना मुझे, कोई है तो बताए ना। जो सारी जिंदगी लोगों से कर्जे लेते रहे हों और जो किसी को कर्ज वापस करने की सलाहियत नहीं रखते हो,
और जिनकी ना इकोनॉमिक सिचुएशन ना सिक्योरिटी पोजीशन स्टेबल हो, उनको कौन खर्च देगा? तो 4 ही लैंडर है हमारे, चाइना, पेरिस क्लब, सऊदी अरेबिया और आईएमएफ। अब जो बाकी 3 लैंडर हैं वो भी ये कहते हैं कि हम आईएमएफ की बेसिस पर देंगे। आईएमएफ कर्जा थोड़ी देता है, आईएमएफ तो कर्जे की गारंटी देता है बेसिकली आपको। चाइना का कर्जा भी टेक्निकली आईएमएफ की कंडीशनलिटी के अंदर आ गया है अब। कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ तजवीज़ भी है कि हम एक अरसे से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कर्जों तले चल रहे हैं। ये हो नहीं सकता कि हम डॉलर्स को छोड़ के को बार्टर करें, क्योंकि एक अरसे से हम इस विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं। मेरा उनके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। मेरा ख्याल उनको अफगानिस्तान चले जाना चाहिए, ऐसे लोगों को। मतलब इस बात का जवाब यही है कि अफगानिस्तान चले जाएं। मतलब ये अफगानिस्तान चले, बल्कि शायद अफगानिस्तान भी बेहतर हो गया है, अफ्रीका के किसी मुल्क में चले जाएं, चार्ड शायद ब्रुनाई में। क्या बात, ऐसे लोगों की बात आप क्यों सुनते हैं यार? बार्टर, किस दुनिया में रह रहे हो यार? कौन सा बार्टर? पेट्रोल किसके साथ बार्टर करोगे यार? मतलब ये बातें करके आप लोग क्या, मतलब किस तरह की बात है? मतलब मैं मतलब पागल ही होऊंगा मैं अगर इस तरह की बात करूंगा या सोचूंगा। तो उनको जो ये कह रहा है उसको एक दफा टीवी पे मेरे सामने बैठा दो और उसको ऊंट पे बैठाओ और भेज दो अफगानिस्तान की तरफ। और क्या कर सकते हैं यानी शबर साहब, आप ये समझते हैं कि स्ट्रेटेजिकली ऐसे फैसले करना जो है वो हमारे बस में नहीं है? यानी स्ट्रेटेजिक नौयत के मामलात हैं, अगर उनको तय नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के पॉलिटिकल डिसीजन हम नहीं ले सकते, आप ये समझते हैं? नहीं, देखो, बात थोड़ी सी समझ नहीं रहे आप लोग। ये जो कुछ भी आज हो रहा है, ये कोई ऐसी चीज है जो आपके पास आज हो गई है और आज ऐसी जगह आके खड़े हो गए हैं। ये तो एक लावा पक रहा था जो आहिस्ता 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 आके यहाँ पर खत्म हो गया। अगर अभी भी आपको कोई बेल आउट मिल गया या कोई आपको पैसे मिल गए कहीं से आगे, तो 2 साल बाद आप वहीं खड़े हो गए। ये रियासत अपने करंट अकाउंट में नाकाम हो चुकी है। अब अगर कौम मिलके इस रियासत को बनाना चाहती है तो ये बन जाएगी, अगर ये रियासत नहीं बनाना चाहती तो नहीं बनेगी। बहुत सारी बातें आपने बतौर चेयरमैन एफबीआर भी की थी, बहुत सारे इकदाम थे। पॉइंट ऑफ सेल्स का मामला जैसे था उसके ऊपर बहुत बात हुई। आप 10 महीने से आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं दुकानें जल्द बंद होनी चाहिए। और मेरी दानिश में 11-12 महीने पहले से जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, शायद उस वक्त ही आपने एक सेमिनार में खड़े होकर ये कह दिया था कि मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है। और उस वक्त आप पे खासी तनकीद भी हुई थी, खुद इमरान खान साहब भी शायद नाराज हो गए होंगे आपकी इस बात से कि शबर जैदी साहब आपने कैसे कह दिया कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया है। आज भी वही बातें हो रही हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ज्यादा जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? पाकिस्तान में डिफॉल्ट का जिम्मेदार मैं किसी को नहीं ठहराता। मैं सिर्फ आपको एक स्टैटिस्टिक देता हूं, उसके बाद आप नतीजा खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है? जी जी। 1991 में पाकिस्तान के रुपये की कीमत थी 31 रुपए पर डॉलर 1991 में, और इंडिया के रुपए की कीमत थी 32 रुपए प्रति डॉलर। हमसे एक रुपया कम था वो। आज 2022 में इंडिया की कीमत है 84 या 85, जो भी उनकी 90 से कम है, और हमारी कीमत है 230 के करीब है। ये पीरियड होता है तकरीबन 30 साल से कम का पीरियड बनता है। आप मुझे ये बताइए कि ये 30 साल में जो हमारी करेंसी इंडिया की करेंसी से ऑलमोस्ट 3 टाइम पे नीचे चली गई है, 3 टाइम या 2.5 टाइम में, इसका कसूरवार कौन है? आप इस दौरान के हुक्मरान निकाल लें और पाकिस्तान की हिस्ट्री इकोनॉमिक हिस्ट्री देख लें। बाकी ये कहानी कि मैंने किया तुमने किया, मैंने किया तुमने किया, बेकार है। ये जो पीरियड है 91 से लेकर 2022 तक का, इसी में पाकिस्तान की हर किस्म की तबाही फैली है। इसी में लोन आए हैं, इसी में आईएमएफ की लायबिलिटी आई है, इसी में डॉलर बाहर गया है, इसी में हमारी तबाही फिरी है, इसी में हमारा माशरा खराब हुआ है। ये पीरियड आप देख लें कौन हुक्मरान था। शबर साहब, हमने तो ये भी दिखाया है कि मोइन कुरैशी जैसा वजीर आजम आ जाता है, शौकत अजीज जैसा पैराशूटर आ जाता है, रजा बाकिर जैसा गवर्नर आ जाता है, आईएमएफ का इंपोर्ट करदा। यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। शबर जैदी साहब जैसा चेयरमैन एफबीआर आ जाता है, पैराशूटर आ जाता है। यही तो हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, ये दिखाते हो, ठीक है, खुदा थैंक यू। तुम समझते हो, तुमने ठीक दिखाया, तुम्हारी मर्जी है भाई। ये कोई इकोनॉमिक रिसर्च नहीं है। इकोनॉमिक रिसर्च ये होती है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें। ये कोई रिसर्च नहीं है कि शब्बाज जैदी साहब चेयरमैन सीबीआर आ गए, पैराशूटर। ये सियासी जुमले हैं। इन जुमलों के साथ पाकिस्तान का टाइम जाया नहीं करो, मेरा भी और अपना भी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही हुआ है ना सर, इन्हीं लोगों के हाथ हमारी इकोनॉमी रही है ना। तो किसी के हाथ भी रही है, पहले फैक्ट्स तो बताओ ना भाई। तुम्हारा काम फैक्ट्स बताना है ना। तुमको चुटकुले बाज तो नहीं हो ना।
तुम ये कहो कि यार वियतनाम की इकोनॉमी वियतनाम में ये एक्सपोर्ट होती थी, आज ये है, बांग्लादेश में ये होता था, आज ये है। किसी ने भी किया हो, मैं आपको फैक्ट से देकर बता रहा ना मुस्तकिल, मैंने किसी शख्सियत का नाम लिया? तो मैं इसीलिए आपके साथ जिन लोगों ने हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है उन्हीं से सवाल करूंगा ना कि वियतनाम की एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई, हमारे यहाँ कम क्यों है? अभी तक हम करंट अकाउंट डेफिसिट पे काबू क्यों नहीं पा रहे हैं? मेरा ख्याल है आपसे मेरी बात नहीं समझ पा रहे, सॉरी, आगे अगला सवाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन एफबीआर माहिर इक्तिसादी मूर शफर जैदी हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सवाल उठाएंगे कि क्या बढ़ती हुई दहशतगर्दी का जिम्मेदार इमरान खान है? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। गुज़श्ता रोज़ कौमी सलामती कमेटी इजलास में मुल्क की तमाम बड़ी अस्करी और सियासी क़यादत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बर्दाश्त न करने के अज़्म का आदा करते हुए कशीदगी फैलाने वालों या तमाम तंजीमों से पूरी ताकत के साथ निपटने का अज़्म दोहराया है। और इलामी में बताया गया कि कौमी सलामती का तसव्वुर माशी सलामती के गिर्द घूमता है और ये कि माशी खुद-ए-निसारी या खुद मुख्तारी के बगैर कौमी खुद मुख्तारी और वक़ार पर दबाव आता है। सलामती कमेटी इजलास की जारी करदा इलामी में यह भी बताया गया कि किसी मुल्क को दहशतगर्दों के लिए कोई पनाहगाह या सहूलत फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और पाकिस्तान इस हवाले से अपने शहरियों की हिफाजत के तमाम हुकूक महफूज रखता है। इजलास में कहा गया कि पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता और पाकिस्तान के हर कोने में रियासत की मुकम्मल अमलदारी कायम की जाएगी। इस इजलास में कहा गया है कि सूबाई एपेक्स कमेटियों को भी बहाल कर दिया गया है और कानून नाफिज करने वाले इदारों खासतौर पर महकमा इंसदादी दहशतगर्दी को मतलूबा सलाहियत के साथ लड़ने के बयार में लाया जाएगा। कल कौमी सलामती कमेटी इजलास में मासवाए PTI की पूरी मुल्की क़यादत शरीक हुई और सब ने सर जोड़कर मुल्की मसाइल और बढ़ती दहशतगर्दी के सद्देबाले गौर किया और जामे पॉलिसी वाज़े की और साथ में पड़ोसी मुल्कों को भी बताया है कि किसी भी मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की गई तो फिर पाकिस्तान अपनी ज़मीन और लोगों की हिफाजत के लिए हर सतह तक जाएगा। कल निजी TV के शो में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया कि अफगान हुकूमत ने मुआहिदा किया था कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन अब सरहद पार की ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में 58% दहशतगर्दी के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए और KP के अंदर ये जो कुछ हो रहा है इससे मुताल्लिक आज वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। वो क्या कहते हैं, जरा बिलावल साहब की गुफ्तगू आपके सामने रखता हूँ। टीवी पे आके बयान देता है कि मैंने 50,000 इस किस्म के तालिब को लाके पाकिस्तान में बसाना, तो हमें इम्पोर्टेड जो कहता है वो खुद दहशतगर्दी को इम्पोर्ट कर रहा था। आज पाकिस्तान उस सूरत हाल में है कि एक बार फिर दहशतगर्दी अपना सर उठा रहा है। यानी किस्सा मुख्तसर ये कि वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।